Hello friends. So in this video we will be discussing the topic called evaluation system in India. तो कैसे हमारा evaluation होता है इस पे ये टॉपिक हमें we have to study. So this topic is important in your NET exam पेपर 1. पेपर 1 में जो आपका यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट टॉपिक है. ओके, that is evaluation system. All right, so we will be studying about this topic. तो देखिए इवैल्यूएशन क्यों करते हैं. जो भी एक टीचर ने आपको पढ़ाया तो उसका आउटकम को कैसे हमें एसेस करना है, लर्निंग आउटकम्स को कैसे एसेस करना है, उसके लिए इवैल्यूएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इवैल्यूएशन सिस्टम जो भी आपका उस कोर्स का कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होगा, जो वॉट एवर द टीचिंग इज गोइंग ऑन, वॉट एवर द लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उस कोर्स का कुछ एक ऑब्जेक्टिव है. उसी ऑब्जेक्टिव के बेस में हमें एक इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना है सो दैट वी कैन इंश्योर कि जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ कि नहीं, कितने परसेंटेज तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ. दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स हैज टू गो थ्रू द इवैल्यूएशन सिस्टम. तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीचिंग मेथोडोलॉजी. व्हाई? क्योंकि टीचिंग में बच्चे ने सीखा क्या, उसका लर्निंग आउटकम क्या हुआ, ये हमें समझ में आएगा इवैल्यूएशन से. तो हमें इवैल्यूएशन को ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि काफी होलिस्टिक हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट को केटर करता हो, और थोड़ा सा इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसे कि एक जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम है एग्जाम बेस्ड का, कहीं ना कहीं वो बहुत प्रेशर भी बच्चों पे क्रिएट करता है. तो हम वेरियस फॉर्म इनोवेशंस देख सकते हैं कि कैसे और अच्छे से हम बच्चों की नॉलेज को या उन्होंने क्या सीखा है उसको वी कैन इवैल्यूएट. ओके, सो इफ यू सी इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस वेयर इन दी पार्ट्स प्रोसेस और आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जामिन्ड. तो जो भी आप प्रोग्राम है, कोई भी कोर्स है, उसका आउटकम क्या है, क्या आपने सीखा, उसको एग्जामिन किया जाएगा टू सी वेदर दे आर सेटिस्फैक्टरी, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू द प्रोग्राम स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. जो भी कोर्स है उसके ऑब्जेक्टिव से उनको वो लर्निंग्स हुई है कि नहीं. तो वी हैव टू असेस द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट इन इवैल्यूएशन सिस्टम. कोई भी इवैल्यूएशन सिस्टम में ऑडियंस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स या जो लोग वो कोर्स ले रहे हैं, जो इवैल्यूएट होंगे. पर्पस होना चाहिए. इवैल्यूएशन जो जिस भी मेथड से आप कर रहे हैं उस इवैल्यूएशन मेथड का कोई एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्या चीज टेस्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो पर्पस इज द एजेंडा फॉर विच द इवैल्यूएशन इज बीइंग कंडक्टेड. क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस जो भी आप इवैल्यूएशन में पूछेंगे. स्कोप, इवैल्यूएशन का स्कोप क्या है. ठीक है. और रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस लग रहे हैं इवैल्यूएशन करने में. अगर एग्जाम बेस्ड है, कॉपी पेन बेस्ड है, तो इन्विजिलेटर्स लगेंगे, पेपर्स लगेंगे, क्वेश्चन पेपर लगेगा, है ना. पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. कंप्यूटर बेस्ड है तो उसमें पूरे कंप्यूटर्स लगेंगे, वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए. ठीक है. सो ये सब आपके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए: ऑडियंस, पर्पस, क्वेश्चन, स्कोप एंड रिसोर्सेस. ऑल राइट. तो अब इवैल्यूएशन के टाइप्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो सबसे पहला टाइप होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ठीक है. इसमें क्या करना है हमें. देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है दैट इज एन ऑन गोइंग इवैल्यूएशन, जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होता है. लेट से आपको कुछ बीच बीच में प्रेजेंटेशंस देने के लिए बोला जाए कि जो अब तक पढ़ा है वो क्या आपको उसमें समझ में आया. बीच बीच में आपका वाइवा हो, बीच बीच में आपका कोई टेस्ट हो जाए. तो ये सब क्या है, ऑन गोइंग, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट. एनईपी में इसी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कहा गया है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट. ऑल राइट. सो पर्पस क्या, टू इंप्रूव टीचिंग स्ट्रेटेजी. जब आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है तो टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, तो वो अपना टीचिंग स्ट्रेटेजी कैन चेंज. ओके. देन टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स. जब आपका ऑन गोइंग लेक्चर्स के में ही पूरे थ्रू आउट दी कोर्स इवैल्यूएशन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को भी फीडबैक दे पाओगे कि कहाँ कहाँ दे आर लैकिंग. एग्जाम्पल्स हो गया वीकली क्विजेस, क्लासरूम डिस्कशन, सबमिशन ऑफ एसेस या असाइनमेंट आप कह सकते हो, पीयर रिव्यूज, होमवर्क असाइनमेंट्स. ठीक है.
ये क्या करता है, एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को इंकरेज करता है, रिड्यूसेस एग्जाम एंजाइटी, सब एंड टर्म में नहीं हो रहा, कुछ कुछ चीजें कॉन्टिन्यूअसली होते जा रही हैं। प्रमोट्स टाइमली इंटरवेंशन। देन वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वाज ऑनगोइंग, वो आपके कोर्स के दौरान ही उसका इवैल्यूएशन होता था। समेटिव इज एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो ये जो है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट कंडक्ट होता है, एट द एंड, टू जज द स्टूडेंट्स ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि फाइनल आपने एग्जाम्स दिया, उस हिसाब से आपने ग्रेडिंग करी और सर्टिफाई किया कि हाँ फाइनली ये लर्निंग आउटकम्स आ गए। अगर आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, आप कोई बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो 3 साल के पूरे कोर्स के बाद आपको ग्रेड्स मिल जाएगा, आपका परसेंटेज फाइनल आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ आप एक कॉमर्स के ग्रेजुएट हो विद ऑनर्स डिग्री। तो फाइनल एग्जाम हो गया, एंड ऑफ द टर्म प्रोजेक्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। क्या बेनिफिट है इसका? इट मेजर्स द टोटल लर्निंग यूज फॉर सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हमने पढ़ लिया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि ऑनगोइंग था, समेटिव इवैल्यूएशन जो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स हो रहा था। नाउ इट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ये आपका कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही टीचर एक इवैल्यूएशन लेता है टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स का एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज क्या है और क्या-क्या उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। उनका जो एसेस होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले इनका क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है और क्या-क्या इनको कोर्स के दौरान पे प्रॉब्लम आएगी, इनके लर्निंग गैप्स क्या-क्या रहेंगे, उस हिसाब से वो अपनी टीचिंग को बदलता है, ताकि उनको जब वो कोर्स में जाएँ, तो वो कोर्स ऐसे बना रहे ताकि इनको सीखने में उतनी दिक्कत ना हो। तो एक पहले ही से हम इवैल्यूएशन ले लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डायग्नोसिस करता है, आपसे बातें पूछता है, सिम्पटम्स पूछता है, तब वो बताता है कि ये डिजीज है। इसी तरीके से ये टीचर एक कोर्स से पहले ही एक टेस्ट लेता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए उस टेस्ट में समझ में आया कि इनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कम है, तो फिर वो अपने कोर्स में मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे ज्यादा ही विल फोकस, वो शायद बेस से पढ़ाना स्टार्ट करे या कुछ भी, तो वो अपने लर्निंग स्ट्रेटेजीज में भी चेंजेस ला पाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा। ठीक है, सो इट इज कंडक्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिंस। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन बिगिन होने से पहले ही कंडक्ट हो जाता है, टू आइडेंटिफाई लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, पोटेंशियल लर्निंग डिफिकल्टीज। ऑल राइट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन is more concerned with identifying learners learning difficulties। लर्नर को लर्न करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये चीज डायग्नोस पहले करता है। और वीकनेसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, दिस इज द प्रिवेंटिव स्टेप टेकन टू सेलेक्ट द एरियाज टू बी इम्प्रूव्ड एंड वर्कड अपॉन बाय द रेमेडियल एक्शन। उसी हिसाब से टीचर जो है रेमेडियल एक्शन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें अंडरलाइन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, टू टेलर द इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स नीड। हम अपने कोर्स को ऐसे बनाएं ताकि स्टूडेंट्स की नीड और प्रॉब्लम को समझ पाए, टू डिटेक्ट द लर्निंग डिसेबिलिटीज और गैप्स। ये सबसे बड़ा इसका पर्पस है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गया, प्री टेस्ट, रीडिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, लर्निंग स्टाइल इन इन्वेंटरीज, बेसलाइन स्किल असेसमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, ये आपका कोर्स से पहले ही आपका पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए टेस्ट लेते हैं। देखिए चाहे वो डायग्नोस्टिक हो या प्रोग्नोस्टिक हो, दोनों में कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही टेस्ट हो रहा है। बट डायग्नोस्टिक में आप टेस्ट ले रहे थे टू आइडेंटिफाई द लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टी, कि उनको कोर्स के दौरान क्या क्या डिफिकल्टी आएगी। बट इसमें आप लर्नर का पूरा पोटेंशियल ही टेस्ट कर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप उनको बेस्ट को चूज कर रहे हो और उसके बाद आप उनको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हो। तो बेस्ट एग्जांपल इसके हो सकता है कैट का एग्जाम। अब कैट इज ऑलरेडी अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, एक पूरा एप्टीट्यूड का आप उसका पोटेंशियल पूरा चेक कर ले रहे हो। उसके बाद आप उनको कुछ मैनेजमेंट के कि हाँ इन लोगों का एप्टीट्यूड, जिन्होंने कैट में अच्छे नंबर लाए, अच्छे परसेंटाइल लाए, कि हाँ इनका एप्टीट्यूड इज वेरी गुड, दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल। अब नाउ यू विल टीच देम
about the business and management, and then they will get placements. ठीक है, तो इसका क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जैसे कि कैट हो गया, it is to predict the future performance or the ability of a student in a specific subject or field. ठीक है, तो ये फ्यूचर परफॉर्मेंस जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आईआईटी या ये सब प्रोग्नोस्टिक है। तो टू गाइड दी करियर चॉइसेस, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फॉर एडवांस लर्निंग, इसका एग्जांपल्स हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, टैलेंट सर्च एग्जाम्स, आईक्यू टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको एक गाइडेंस और काउंसलिंग का भी देता है कि अगर मान लीजिए आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो यू कैन डू वेल इन एमबीए, है ना। अगर आपका टीचिंग बहुत अच्छा है तो आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, यू कैन डू वेल देयर, है ना। तो इस हिसाब से जो एंट्रेंस एग्जाम है, आपका साइंटिफिक माइंड अच्छा है, मैथमेटिकल माइंड अच्छा है, तो आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो चीज ऑलरेडी उस एंट्रेंस एग्जाम जो इतना डिफिकल्ट है उसमें ऑलरेडी वो प्रूफ हो चुकी है। फिर आपका नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, इसमें क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आपस में रेट करते हैं। ठीक है, रैंकिंग्स देते हैं। सो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, सो टू रैंक द स्टूडेंट्स, टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स। अब जैसे कोई अगर एडमिशन देना है किसी कॉलेज में, तो सीट्स लिमिटेड है, तो हम परसेंटेज के बेसिस में वी कैन रैंक और हिसाब से हम एडमिशन दे सकते हैं। अगर हमें स्कॉलरशिप देना है तब हम उन्हें जो भी उनका सेमेस्टर में मार्क्स आया उसके हिसाब से वी कैन रैंक। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ऐसे ही है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट भी यही है। तो इसमें क्या करते हैं, हम आपस में स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है वो आपस में टेस्ट नहीं होता, वो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है, उससे आप ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो आप पास हो। ठीक है, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज जस्ट अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड एंड दे आर नॉट कंपेयर्ड टू अदर्स। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज अगर आपके पास है देन यू आर पास। जैसा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो आपने स्टैंडर्ड पार कर लिया, हो गया। ऐसे ही आपका एओआर एक एग्जाम होता है लॉ में, वो आपने पास कर लिया, आपका हो गया। ठीक है, एक बेंच मार्क है, उससे ज्यादा अगर आपने ले आया तो आपका हो गया। ठीक है, आपको वो उतना नॉलेज है देन यू विल पास द एग्जाम। इसमें यू डोंट हैव टू कंपेयर विद अदर्स। ठीक है, सो अभी तक आपने क्या क्या टीचिंग में पढ़ लिया, क्या क्या टाइप्स ऑफ टीचिंग यू डिड। तो आपने फॉर्मेटिव टीचिंग कर लिया जिसमें कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग असेसमेंट होता है। फिर आपने समेटिव कर लिया जिसमें एंड ऑफ द कोर्स होता है। फिर डायग्नोस्टिक कर लिया जो कि बिफोर लर्निंग होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रायर नॉलेज एंड स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज इन लर्निंग, द लर्निंग गैप्स। देन यू हैव डायग्नोस्टिक के बाद यू हैव प्रोग्नोस्टिक, ये भी आपका अर्ली स्टेज में होता है, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। देन यू हैव नॉर्म रेफरेंस्ड, ये आपका कंपेयर विथ पीयर्स करने के लिए होता है, रैंकिंग के लिए होता है। नॉर्म रेफरेंस मतलब आप स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। देन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, इसमें क्या होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड्स होता है, अगर उसको आपने पार कर लिया देन यू विल पास द एग्जाम। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 तो आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, विच इज समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आप देखो कि गवर्नमेंट ने बहुत से इवैल्यूएशन सिस्टम में इनोवेशन लाने की भी पूरी कोशिश करी है। ऑल राइट, जैसे आप ये देखो, ये है परख, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परख, इट इज स्टैब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। ये आपका इवैल्यूएशन देखता है कि बोर्ड एग्जाम से हम कैसे इवैल्यूएशन को अच्छा बना पाए। हो सकता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स में 2-2 बार बच्चों को मौका दें, है ना, वो 2 बार साल में हो, कि उनका इवैल्यूएशन और अच्छे से हो पाए, या वेरियस इनोवेटिव वे क्या हो सकता है कि अच्छे से असेसमेंट हो। सो परख इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, ये अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हुआ है। इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैसे हमारा असेसमेंट होलिस्टिक हो। ठीक है, तो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया एनसीईआरटी के द्वारा टू इंप्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इट ऑल्सो एम्स टू ब्रिज द गैप, असेसमेंट हमारा ऐसा हो कि एकेडमिक्स और
और इंडस्ट्री में गैप ज्यादा ना रहे। एकेडमिक्स में हम वही पढ़ा रहे हो जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और लर्निंग आउटकम्स अच्छे से जज हो पाए। और जब स्टूडेंट वो कोर्स पास करे तो असेसमेंट के बेसिस पे उसके पास कुछ स्किल्स अच्छी हो जो कि 21st सेंचुरी में रिक्वायर्ड है बाय एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी आपका आ सकता है एमसीक्यू में। देन वी हैव द इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये भी आपका देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में दिया हुआ है स्पेसिफिकली सिलेबस में। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसमें कोई, जैसे पहले ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे से आया है। पहले क्या होता था, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स फिक्स्ड क्राइटेरिया होते थे, लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते थे। अब अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, बीएससी पढ़ रहा है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, तो वो अपने बीएससी के कोर्स के दौरान ही एक सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव का ले सकता है जिसमें वो कॉमर्स ले सकता है। तो बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कर दिया है कि बच्चे को जो पढ़ने का मन हो दैट द स्टूडेंट कैन स्टडी, ठीक है। सो चॉइस बेस्ड credit system is a flexible approach to education that allows students to choose courses from a range of elective, core, and skill-based subjects. It promotes interdisciplinary learning, flexibility, and a student-centered approach. एक student-centered approach है कि उनको जो भी पढ़ने का मन है that they can study. Credit-based structure है. Each course carries specific number of credits. ठीक है, हर कोर्स में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट्स है जो कि आपको अचीव करना है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा, जितना जैसे आपने अगर एक सेमेस्टर पूरा पढ़ लिया तो वो आपका जो क्रेडिट है वो सेव हो जाएगा। अगर आपका किसी कारणवश पढ़ाई रुकती भी है, आप वापस आके फर्स्ट ईयर के बाद से यू कैन स्टार्ट। तो एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मान लीजिएगा अगर इसमें कॉन्सेप्ट है ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC कहते हैं। तो जो भी आप अचीव कर रहे हो, क्रेडिट्स जो भी दिए हुए हैं, वो आपका उस एकेडमिक बैंक में सेव होते जा रहा है। अब आपने अगर 3 साल के कोर्स में 1 साल कंप्लीट कर लिया तो उतने जो क्रेडिट्स हैं वो आपके सेव्ड हैं। अब आपका अगर 1 साल पढ़ाई छूटती भी है देन यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड ईयर व्हेनेवर यू कम बैक। ऑलराइट, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है कि स्टूडेंट्स वेरियस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। अगर कोई साइंस में उसको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, उसके बारे में भी जो भी जानना है ही कैन स्टडी। कोई कॉमर्स में उसको लॉ के बारे में जानना है या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, ही कैन स्टडी दैट, ठीक है। सो ग्रेडिंग सिस्टम होगा इसमें, 10 पॉइंट लेटर ग्रेडिंग सिस्टम, O, A+ ऐसे दिया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होगा, प्रेजेंटेशन काफी प्रैक्टिकल बेस्ड बनाया जाएगा। एंड टर्म एग्जाम के साथ साथ आपका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट भी होगा कि कोर्स के दौरान आपका असेसमेंट हो रहा है। ऑलराइट, सो ये सब आपके टीचर्स के द्वारा ही होगा पूरा कंडक्ट। तो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होगा जो कि आपका एक ढंग से क्या हो गया, समेटिव। ये आपका समेटिव इवैल्यूएशन हो गया, ये आपका फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क होगा और स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा। ऑलराइट, तो इसमें एक होलिस्टिक असेसमेंट है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, ट्रांसपेरेंसी है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्डाइजेशन जाता है क्योंकि वेरियस बच्चे के पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स रहेगा टू स्टडी व्हाटएवर दे वांट। तो कोई स्टैंडर्ड कोर्स नहीं रहेगा, फैकल्टी का वर्कलोड बढ़ेगा, थोड़ा एडॉप्शन में नया चीज है तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस ढंग से उसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि बीए कोर्स है, इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो 6 है, तो 2.4 आपका सीआईए में हो गया, एक्सटर्नल एग्जाम 3.6 का हो गया, फाइनल ग्रेड उसी के बेसिस में होगा, ठीक है। अब 2.4 मतलब 40% हो गया, ठीक है। तो 40% में आपने असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और मिड टर्म कर दिया, और 60% में आपने फाइनल रिटन एग्जाम कर लिया। तो ये आपका हो गया कौन सा फॉर्म, इंटरनल असेसमेंट, फॉर्मेटिव, और ये आपका हो गया समेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम। अब आपका कंप्यूटर बेस्ड भी आते हैं टेस्टिंग। आपका कैट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, बहुत से एग्जाम, CUET कंप्यूटर बेस्ड, बहुत से एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो अगर रिसोर्सेस हैं हमारे पास, डिजिटल डिवाइसेस हैं सच एज कंप्यूटर, टैबलेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो क्यों ना उसका भी इस्तेमाल किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में बहुत फायदे हैं, पेपर का रिक्वायरमेंट नहीं,
जो भी रिजल्ट होगा बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि द कंप्यूटर, जैसे आपने टेस्ट दिया, कंप्यूटर विल कैलकुलेट योर स्कोर। ठीक है, तो ऑटोमेटेड स्कोरिंग हो जाएगी। रैंडमाइज्ड क्वेश्चन, जैसे आपके कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न रहेंगे अलग, मतलब क्वेश्चन तो सेम रहेंगे बट वो रैंडम रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आप में, वो हो सकता है किसी में क्वेश्चन नंबर 15th हो। ठीक है, तो इसे रैंडम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम कंट्रोल्ड सेक्शन, आप सेक्शन ए में इतना टाइम देना है तो वो इनबिल्ट रहेगा, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। इंटरैक्टिव फॉर्मेट, है ना, मल्टीमीडिया कंटेंट, ऑडियो वीडियो ये सब भी रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऑडियो दे दिया, उसके बेसिस में आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो एक मल्टीमीडिया अप्रोच भी हो सकता है। और एक्सेसिबिलिटी, रिमोट टेस्टिंग भी यूज हो सकता है, बच्चे वेरियस लोकेशन से भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका जीआरई, जीमैट, यूजीसी नेट, टोएफल, है ना, बहुत से एग्जाम्स आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होते हैं। फायदे इसके बहुत है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, एफिशिएंसी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। चैलेंजेस है कि भाई बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर में बहुत यूज टू नहीं होते, वो डिजिटल डिवाइड अभी भी है बच्चों में, कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, क्वेश्चन डिजाइन थोड़ा अलग ढंग से बनाना पड़ेगा अगर उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में डालना है तो। अब क्या क्या इनोवेशंस हो सकते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम्स में, है ना, तो बहुत से वेस हैं, बहुत से इनोवेशंस हैं। अब सिर्फ रिटन एग्जाम्स तो होते हैं नहीं, आपके प्रॉक्टर्ड एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स, जिसमें आप अपने घर बैठे कंप्यूटर से एग्जाम दे रहे हो और कोई आपको ऑनलाइन कर रहा है मॉनिटर थ्रू आउट द एग्जाम, की आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। वो हल्का सा भी आवाज से आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। एआई बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, आपने कोई भी टास्क दिया, आपने उसको सबमिट कर दिया, एआई अपने आप ही उसको जज करेगा कि कहीं से कॉपीड तो नहीं है, और उस हिसाब से आपको स्कोर देगा। ओपन बुक एग्जाम हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर हमने ऐसा बनाया लॉजिकल, कि किताब आपके पास, आप किताब देख के भी सॉल्व कीजिए। गेमिफाइड असेसमेंट, थोड़ा सा असेसमेंट को हम गेमिफाई करें वाया गेम्स, रोल प्लेस, प्रेजेंटेशंस, पैनल डिस्कशन, उनके थ्रू वी कैन आल्सो टेक दी असेसमेंट। बहुत से गेमिफाइड असेसमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का मैप दे दिया, उसमें जो स्टेट्स का नाम है उसको आपको फिल करना है ना, या आपको कुछ पीसेस दे दिया, उसको आपको अटैच करना है उन जगहों पे, राइट। पोर्टफोलियो बेस्ड इवैल्यूएशन, जो भी आप लर्न कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप उसका एक कंप्यूटर पे या कहीं पर भी एक जगह उस फाइल को इकट्ठा कर रहे हो, जो जो आपने पढ़ा, जो जो आपने बनाया, जो पीपीटीज बनाई, जो प्रेजेंटेशन बनाया, जो रिसर्च वर्क किया, वो सब, और वो आपका इवैल्यूएट होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइल बनाना है। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स आपस में भी अपने आप को कर सकते हैं इवैल्यूएट। साइमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग, वर्चुअल लैब सिनेरियोज बनाते हैं, स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं। लर्निंग एनालिटिक्स, आपकी लर्निंग कैसे जा रही है वो डेटा ट्रैक स्टूडेंट कर सकता है। बहुत से गूगल में है, जैसे मूडल है, कैनवस एनालिटिक्स है, जो कि यूजेस डेटा फ्रॉम एलएमएस टू ट्रैक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट। जितने बार भी आपने टेस्ट दिया, सारा स्कोर आपका ट्रैक होते जाता है। ठीक है, लर्निंग एनालिटिक्स का भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है। बेनिफिट इसका होलिस्टिक असेसमेंट है, तो ये कंप्यूटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, और क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स ला सकते हैं इन आर इवैल्यूएशन मेथड, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम है, कि गेम्स के थ्रू, एआई के थ्रू, प्रॉक्टर्ड टेस्टिंग के थ्रू, जिससे और ज्यादा सुविधा बनाई जा सके एग्जाम्स को लेने के लिए। ठीक है, स्केलेबिलिटी बढ़ाई जा सके फॉर लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, पर्सनलाइजेशन हो, स्किल मेजरमेंट हो, होलिस्टिक असेसमेंट हो। जैसे कि कुछ और भी इनोवेटिव मेथड, जैसे कंसेप्ट मैप्स हो गया, इसमें आपका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कंसेप्ट इज लर्न बाय द लर्नर्स ड्यूरिंग अ लेसन, इसको आपको इंटरलिंक करना है और इमेजेस के द्वारा डिपिक्ट करना है। इमेजेस आपको दी हुई है, उसमें आपको डिपिक्ट करना है कि आपने सीखा क्या है। जैसे मैंने इंडिया का मैप का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड मैप दे दिया, जिसमें आपको सब चीजें मार्क करनी है जो जो क्वेश्चंस में पूछा गया है। कंसेप्ट टेस्ट, इसमें आपका एक कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, लॉ के, साइंस के, इंजीनियरिंग के, वो आपको एमसीक्यू बेस्ड में सॉल्व करने हैं। ई पोर्टफोलियो आपका ऑनलाइन स्पेस में जो जो आपने टास्क किया है वो सब आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, और उसी जो भी आपने सबमिट किया है, वीडियोस, ये जो आपने देखे हो, पॉडकास्ट देखे हो, ये सारे, जैसे पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स भी एक लर्निंग का मेथड है। ठीक है, ये भी इवैल्यूएशन है। द इट कैन हेल्प लर्नर्स टेक देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस to the real world by creating a virtual file
फॉर बिट दैट शोज देयर लर्निंग, ठीक है। टॉक शो परफॉर्मेंस, मिनट पेपर, जस्ट इन टाइम टीचिंग, इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है नोट्स दी लर्नर्स व्यू पॉइंट। जस्ट इन टाइम टीचिंग में लर्नर का व्यू पॉइंट क्या है और उस हिसाब से वो अपने लेसन प्लान को, जब उसको समझ में आ जाता है, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, लर्नर से उनका व्यू पॉइंट पूछेगा पेपर पे, उसको एनालाइज करेगा और फिर अपना लेसन प्लान बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम आर ट्रांसफॉर्मिंग द असेसमेंट। कैसे असेसमेंट हो, इसका हायर एजुकेशन में बहुत कुछ सोचा जा रहा है कि कैसे असेसमेंट को वी कैन मेक मोर इंटरेस्टिंग, कैसे हम इसमें ज्यादा गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत से ढंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको ज्यादा हॉलिस्टिक बनाया जाए। एमसीक्यूज हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, वाइवा हो गए, प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन हो गया, केस स्टडीज मेथड हो गया, बहुत से वेज हैं, सिर्फ एंड टर्म एग्जाम्स के अलावा कैसे वी कैन इवैल्यूएट। ऑलराइट, देन वी हैव दिस परख, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या थोड़े एडवांटेज हैं। आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2018 में 26.3% था, इसको हमें 50% करना है बाय 2035। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इनहैंस्ड स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने पड़ेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ कि स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अच्छे हों। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, अपने मदर टंग में भी आपको स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, कोडिंग पढ़नी होगी, बहुत कुछ है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाई गई है, जो सारी इंडियन लैंग्वेजेस बुक को डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मेडिकल सीट्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, आईआईटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है एनईपी में। इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहां पे सोशली इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उन्हें भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिले। असेसमेंट रिफॉर्म्स किया जा रहा है, जिसके लिए हमने सेटअप भी किया है क्या, परख वी हैव एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। आरटीई एक्ट है, फोकस, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले आई थी आपका 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसके बाद आई थी 1986 में, फिर 1992 में थोड़ा मॉडिफाई हुआ था, और अभी आपकी जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपका 34 इयर्स बाद, बीच में 1982 में थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ था, ठीक है। तो ये काफी कुछ इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। इसमें बहुत से नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे एबीसी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, आपका इंटर डिसिप्लिनरी जो कोर्स है, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है, लर्निंग का, ठीक है। इवैल्यूएशंस को कैसे और इनोवेटिव बनाया जाए, इवैल्यूएशन में कैसे क्या इनोवेशंस आ सकते हैं, इसके लिए बात हुई है। तो ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन चीजों पे ध्यान दे रही है। ऑलराइट, सो विद दिस हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमारा नेट में जो पेपर 1 में यूनिट 1 इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 2, ठीक है। तो यूनिट 2 इज रिलेटेड विथ रिसर्च, ठीक है। तो अभी तक नेट का हमारा पेपर 1 का यूनिट 1 is completed. Now we will start with unit 2, which is related with research. All right, and similarly we will be also starting with paper 2. पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जुरिस है, फैमिली लॉ वाले पार्ट है, उन सब में भी जितना वीडियोस हो पाएगा वी विल बी एबल टू मेक। सो थैंक यू ऑल।